क्या मोनालिसा एक महिला है? मोनालिसा की कीमत 2 अरब यूरो क्यों है? इस ग्रह पर 2 मोनालिसा हैं और मोनालिसा इतनी प्रसिद्ध क्यों है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। और जाहिर तौर पर शुरू करने से पहले, यदि आपको इस तरह की अवधारणाएं पसंद है तो मैं आपको थोड़ा सा अंगूठा देने, सदस्यता लेने और घंटी को सक्रिय करने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि इससे मुझे वास्तव में बहुत मदद मिलती है। और मैं आपको यह टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप अगले वीडियो के लिए मुझसे किस काम या कलाकार के बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे तुमसे प्यार है। तो मोनालिसा की कहानी में आपका स्वागत है। मोनालिसा का निर्माण 1503 और 1506 के बीच हुआ था। भले ही हमारे पास मोनालिसा को कब चित्रित किया गया था, इसकी आधिकारिक तारीख का औपचारिक प्रमाण अभी तक नहीं है, फिर भी हमारे पास बहुत सटीक अनुमान है। जाहिर है इसे महान लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित किया गया था, लेकिन मैं उनके विषय के बारे में वीडियो में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। मोनालिसा एक पेंटिंग है जिसकी माप 79.4 सेमी गुना 53.3 सेमी है, तो यह बहुत बड़ा नहीं है। इसे कैनवास पर नहीं, चिनार के तख्ते पर चित्रित किया गया था, तो इसलिए इसका वजन इतना भारी है। इसका वजन 8 किलो से भी ज्यादा है। लेकिन फिर मोनालिसा महिला है या पुरुष? या सलियो क्या यह एक स्वचित्र है या लियोनार्डो दा विंची की मां? क्या यह आरागोन की इसाबेला, मिलान की डचेस है? नहीं। काफी शोध के बाद आखिरकार हमें पता चला कि मोनालिसा वास्तव में कौन है। मोनालिसा फ्रांसेस्को डी जियोकोंडो की पत्नी लिसा गेरार्डोनी डेल जियोकोंडो होंगी। जियोकोंडो स्त्रीलिंग में जियोकोंडा बन जाता है, जो फ्रेंच में मोनालिसा बन जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। अब आप मोनालिसा की कहानी की शुरुआत लगभग जान चुके हैं, जो इतनी दिलचस्प है और जो इतने सारे चरणों से गुजरी है, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मोनालिसा का शीघ्र वर्णन करने के लिए, ये मोनालिसा है जो 2 स्तंभों से घिरे लॉजिया में बैठी है। सेटिंग का शीघ्रता से वर्णन करने के लिए, ये पृथ्वी, पानी और चट्टान से बना है। कोई मानवीय उपस्थिति नहीं, सिवाय एक छोटे पुल के जो दाहिनी ओर है, जो सटीक रूप से इस गुजरते समय को याद करता है, पुल के नीचे बहने वाले पानी का संदर्भ देता है। लेकिन हम पहले ही ये जानना चाहेंगे कि ये मोनालिसा पेरिस क्यों पहुंची। खैर, 1516 में लियोनार्डो दा विंची को फ्रांकोइस प्रथम द्वारा चैटो डे फोंटेनब्लियो में आमंत्रित किया गया था, तो जेरोम के पास सुधारने के लिए केवल कुछ पेंटिंग है, विशेष रूप से मोनालिसा। इसीलिए हम कहते हैं कि हम वास्तव में नहीं जानते कि क्या उन्होंने इसे 1503 और 1506 के बीच बनाया था, क्योंकि हम कहते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसे जारी रखने में बिताया। और यह एक ऐसी पेंटिंग थी जो वास्तव में कभी पूरी नहीं हुई थी। और हम नहीं जानते कि क्यों, जब लियोनार्डो दा विंची को इस पेंटिंग का जुनून सवार हुआ, तो उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग फ्रांसिस प्रथम को बेच दी, जिन्होंने इसे फोंटेनब्लियो में प्रदर्शित किया। उसके बाद मोनालिसा वर्सेल्स के महल में राजा लुई 16वें की छोटी गैलरी में मिलेगी। और इसके अलावा यह प्रदर्शित होने वाली पहली तालिका भी नहीं होगी। एम्बिप्पे की तरह, नंबर 1 की तरह, यह एक कैवानी की तरह होगी। आप देखेंगे किनारे पर उन लोगों के लिए जिनके पास रेफरी है। उसके बाद नेपोलियन पेंटिंग ले लेगा, जिसे वह अपने निजी कमरे में रखेगा। वह 12 अगस्त 1797 को मोनालिसा को लॉवर को लौटा देगा, और वह उस क्षण से लॉवर को कभी नहीं छोड़ेगी, कुछ दुर्लभ को छोड़कर आयोजन। लेकिन फिलहाल यह हमें यह नहीं समझाता कि यह मोनालिसा इतनी अविश्वसनीय क्यों है। तो मैं आपको दूसरे विषय पर लाता हूं। मोनालिसा एक उत्कृष्ट कृति क्यों है? 1550 में मोनालिसा के सबसे पुराने खातों में से एक जॉर्जियो वासर द्वारा प्राप्त किया गया था। वह मोनालिसा को पेंट से नहीं बल्कि मांस से बनी पेंटिंग के रूप में वर्णित करेंगे। ये व्यक्ति इस पेंटिंग को अब तक देखे गए सबसे महान आश्चर्यों में से एक के रूप में बताएगा। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मोनालिसा को स्फुमाटो तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। यह बहुत सरल है। इसमें वॉल्यूम प्राप्त करने के लिए फिल्टर की छोटी परतों को एक एक करके पास करना है। सिवाय इसके कि लियोनार्डो दा विंची ने इतनी सटीक तकनीक और इतने बढ़िया ब्रश का इस्तेमाल किया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम ब्रश के निशान नहीं ढूंढ सकते। क्या तुम्हें एहसास है कि इसका मतलब कितना पागलपन है या नहीं? रिकॉर्ड के लिए इसका अनुमान $2 बिलियन था, लेकिन जाहिर है अगर इसकी कीमत 2 बिलियन होती तो एलन मस्क इसे खरीद लेते। इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। ये बिक्री योग्य नहीं है, लेकिन अनुमानतः 2 बिलियन यूरो है। लेकिन जाहिर है यह एक अनुमान है, जो जाहिर तौर पर इसे अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बनाती है। लेकिन ये बिक्री के लिए नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पेंटिंग अद्वितीय क्यों है? एक ऐसा रोबोट है जो इंसान की भावनाओं को समझ सकता है। उदाहरण के लिए टॉरिक्टस की स्थिति के लिए धन्यवाद।
हमने खुद को क्रोधित, खुश या दुखी बताया है और 2005 में डच शोधकर्ताओं ने इस रोबोट का इस्तेमाल मोनालिसा पर किया था और जो हम देखने जा रहे हैं वह बहुत ही पागलपन भरा है। मोनालिसा 83% खुश हैं, 9% निराश हैं, 6% पर भयभीत और 1% पर तटस्थ। और इस पेंटिंग के बारे में अजीब बात यह है कि सभी महानतम कलाकारों ने इस पेंटिंग के करीब पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी समानता की परीक्षा पास नहीं कर सका, क्योंकि हमने जितनी भी पेंटिंग देखी है उनमें हमेशा कुछ न कुछ गलत होता है, हमेशा कुछ न कुछ अजीब होता है और निश्चित रूप से कोई भी इन भावनाओं को 100% दोबारा बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। और वहाँ ग्रह के सभी महानतम कलाकारों पर मुकदमा चलाया जाता है और पेंटिंग 500 साल पुरानी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कोई इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता। और इसीलिए वे कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग पर 10,000 से अधिक घंटे और 10 साल से अधिक समय बिताया, क्योंकि वे कहते हैं कि 1503 से 1506 तक उन्होंने संभवतः इसे पूरा किया। लेकिन इस पेंटिंग के प्रति उनका ऐसा जुनून था कि उन्होंने इसे कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ तक कि जिन छात्रों ने लियोनार्डो दा विंची से स्फुमाटो की तकनीक सीखी, वे भी कभी इसके करीब नहीं पहुंच पाए। और वह प्रसिद्ध बगल में नजर यह हर कोई जानता है। हम जहां भी खड़े होते हैं मोनालिसा हमारी ओर देखती है। एक स्थिर टकटकी से डीजीसी पर एक टकटकी है, लेकिन मोनालिसा का लुक 5 डिग्री सेल्सियस का लुक है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह हमारे कान की ओर देखता है। तो इसका मतलब यह है कि हम कमरे में जहां भी हों मोनालिसा हमारी ओर देखेगी। और यही कारण है कि यह पेंटिंग इतनी गहन है। और यह पेंटिंग भी सिर्फ एक प्रतिभा या एक बेहतरीन तकनीक ही नहीं है, ये एक संदर्भ भी है। लियोनार्डो दा विंची किसी पेंटिंग पर मुस्कान बनाने वाले पहले कलाकार होंगे। भले ही 1770 में एंटोनेलो डी मेसिन्स ने मुस्कुराते हुए आदमी को चित्रित किया हो, दया की भावना के अलावा उसके चेहरे को देखो। शरण क्षरित हो, बढ़िया ऐंठन, तुम वहां जाओ, वह इसे पूरी तरह से खराब कर देगा। तो निश्चित रूप से लियोनार्डो दा विंची एक वास्तविक मुस्कान पैदा करेंगे। वहां ये एक मुस्कुराहट है, ऐसा लगता है जैसे उसने मल त्याग दिया है। तो ये पेंटिंग तकनीक के साथ साथ खुशी की भी पेंटिंग है। ये पेंटिंग क्या दर्शाती है? ये फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की खुश पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। खुश क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट उनके पति ने ही उन्हें दिया था। और फ्रांसिस्को अपनी पत्नी को उपहार क्यों देगा? क्योंकि वह उसे 2 अद्भुत बच्चे देने और प्यार से भरे परिवार में रहने के लिए धन्यवाद देता है। लेकिन लियोनार्डो दा विंची के बारे में सभी समय के महानतम कलाकारों में से एक के रूप में बात करना ठीक है, लेकिन वास्तव में लियोनार्डो दा विंची कौन है? यदि आप लियोनार्डो दा विंची कौन थे इस पर एक वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको टिप्पणियों में मुझ बताने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है। लियोनार्डो दा विंची कौन है? उनका जन्म 14 अप्रैल 1460 को इटली के विंची में हुआ था और 2 मई 1590 को उनकी मृत्यु हो गई। वास्तव में उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ना और गिनती करना सिखाया। और उसके भावी जीवन में क्या मदद मिलेगी, किस्से के लिए वह फ्लोरेंस में प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार एंड्रिया डेल वेरोशियो की कार्यशाला में प्रशिक्षु बन गए। एक किंवदंती यह भी है कि उनके शिक्षक ने उन्हें देखकर मूर्तिकला और पेंटिंग बंद करने का फैसला किया, क्योंकि वह बहुत मजबूत थे। ये केवल एक किंवदंती है, लेकिन मैं आपको उनके द्वारा बनाए गए छोटे छोटे रेखा चित्रों की याद दिलाता हूँ। ये त्वरित छोटे रेखा चित्र हैं। जिस व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया उसने पनडुब्बियों का आविष्कार किया। लड़का प्रतिभाशाली है, वह बहुत जिज्ञासु है और हर चीज को छूता है, चाहे वह यांत्रिकी हो या मानव विज्ञान। वह हथियार और उड़ने वाली मशीनें डिजाइन करता है। उन्हें पुनर्जागरण और आधुनिक वैज्ञानिक भावना का अग्रदूत भी माना जाता है। और वह एक असाधारण चित्रकार भी है, जहां वह वास्तव में भावनाओं को पूर्ण प्रस्तुत करना चाहता है। ठीक इसी एस्फुमाटो की तकनीक में प्रकाश की परतों को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना शामिल है। उन्होंने राफेल और माइकल एंजेलो जैसे महान कलाकारों से मुलाकात की और उन्हें प्रभावित किया। और भाई सिर्फ एक चित्रकार नहीं था, वह एक वास्तुकार, इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक था। और अजीब बात यह है कि चूंकि वह मशहूर थे, इसलिए वे अक्सर पेंटिंग बनाने से इनकार कर देते थे। और हमें नहीं पता कि उन्होंने इस तरह एक अनजान शख्स के लिए ये पेंटिंग क्यों स्वीकार कर ली। यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन वास्तव में लियोनार्डो दा विंची को इन चित्रों को 2 बार चित्रित करने की आदत थी, और इसीलिए यह अफवाह फैल रही है कि 2 मोनालिसा हैं। तो जैसा कि मैं कहता हूँ, लियोनार्डो दा विंची को हर बार अपने काम को दोगुना करने की आदत थी, और मोनालिसा की सबसे
सबसे महंगी कॉपी 2019 में $1.7 मिलियन में बिकी थी और ये दूसरी मोनालिसा आइलवर्थ की मोनालिसा है। इसकी विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई है। हमने मोनालिसा पर वही परीक्षण थोपे जो मोनालिसा पर थे और अजीब बात यह है कि एक ऐसी दुनिया भी है जहां यह पेंटिंग मोनालिसा का पहला संस्करण है। ये बीटा जैसा था और हम इस्तेमाल की गई तकनीक से इसे नोटिस करने में कामयाब होते हैं। ये वही फिल्टर है, ये पेंटिंग का वही तरीका है जिसकी नकल करना बहुत जटिल है और ये ठीक इसी मेज पर है जो अभी भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी करती है। ये काफी पागलपन भरा है। बहुत से लोग मोनालिसा की नकल करते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर यह एक स्मारकीय रूप से प्रसिद्ध पेंटिंग है। अकेले फ्रांस में मोनालिसा की 15 प्रतियां हैं। लेकिन मोनालिसा इतनी प्रसिद्ध क्यों है? वह इतनी प्रसिद्ध क्यों है? मोनालिसा के बारे में दीवानगी की बात यह है कि अगर आप इसे काट भी दें तो भी आप इसे पहचान लेते हैं। लेकिन यह सब एक बहुत ही निश्चित इतिहास से उपजा है। 21 अगस्त 1911 को विंसेंजो पेरुगिया, जो लौर में एक भवन चित्रकार और कांच चित्रकार भी थे, सोमवार को सुबह 7 बजे पहुंचे। सिवाय इसके कि सोमवार वह दिन है जब संग्रहालय बंद रहता है। खैर, वह पेंटिंग चुराने जा रहा है। वह फ्रेम लेता है, फ्रेम हटाता है और बोर्ड को अपने चौगा के नीचे रखता है। वह पेंटिंग को विशेष रूप से अच्छी तरह से जानता था क्योंकि उसने ही सुरक्षात्मक ग्लास लगाया था। रिकॉर्ड के लिए उन्होंने इसे 2 साल तक अपने बिस्तर के नीचे एक सूटकेस में रखा। लड़का उसे 2 साल तक अपने बिस्तर के नीचे रखता है और जाहिर तौर पर जब से यह चोरी हुई है पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। यही वह चीज है जो मोनालिसा को दुनिया में सबसे अधिक मांग वाली पेंटिंग बनाएगी क्योंकि किसी ने इसे चुरा लिया है। अंततः यह पागलपन है। हमने नॉर्मंडी से मोनालिसा चुरा ली, लेकिन 1913 में 2 साल बाद जब उन्होंने इसे बेच दिया तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला था क्योंकि जाहिर तौर पर खरीदार ने इसे पहचान लिया, मोनालिसा। और आप जानते हैं कि उसका दूसरे के लिए क्या बहाना था? ऐसा इसलिए क्योंकि वह पेंटिंग को इटली लौटाना चाहते थे। अच्छा हाँ, बिल्कुल। क्या आप पेंटिंग को इटली वापस करना चाहते हैं? वह सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, बस इतना ही। हम फ्रेंच बोलने जा रहे हैं। ये समय के साथ तालमेल बिठाने का एक तरीका है। और आप इससे भी अजीब कहानी जानते हैं कि उसने मोनालिसा क्यों चुराई, दूसरी पेंटिंग क्यों नहीं? क्योंकि वह इतना छोटा था कि सूटकेस में आ सके, इसलिए उसने मोनालिसा चुरा ली। कृपया कोई अधिक प्रासंगिक कारण ढूंढे। नहीं, पास्कल अच्छी तरह फिट बैठता है, ये मेरे 2 पीस में अच्छी तरह फिट बैठता है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मोनालिसा, आपको यह जानने की आवश्यकता है कि वह मिकी या जीसस की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व करती है। मोनालिसा एक प्रतीक है। वहां आपके पास मोनालिसा है, मैंने उसे बहुत सारे टुकड़ों में रखा है। आप अभी भी मोनालिसा को पहचानते हैं, लेकिन इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि 1919 में मार्सेल ड्यूचैम्प इस काम को हटाने वाले पहले लोगों में से एक होंगे। LHOOQ के नीचे सरल वाक्यांश डालकर, लो यह बहुत बढ़िया है, और मोनालिसा से एक बकरी खरीद कर, और इसके लिए धन्यवाद। वह मोनालिसा को पुनर्प्राप्ति की दुनिया में खोल देगा और इसीलिए मोनालिसा भीड़ को प्रेरित करती रहेगी। क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूँ, 500 वर्षों से इसकी इतनी प्रशंसा की गई है कि यह अब भी सर्वकालिक महानतम पेंटिंग है। मुझे आशा है कि वीडियो ने आपको कुछ सिखाया होगा। जाहिर है, आप सदस्यता लेते हैं, आप अपना अंगूठा ऊपर उठाते हैं और आप मुझे टिप्पणियों में बताते हैं कि अगला वीडियो कौन सा है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले